नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमारे साथ मौजूद हैं एनके सूद साहब, एक्स रॉ अधिकारी। पिछले दिनों कोलकाता में बांग्लादेश के एक सांसद अनवारुल अजीम की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और ये बताया जाता है कि ये हत्या उनके किसी दोस्त ने करवाई है जो उनके साथ बिजनेस करता था, या कहें कि सोने की स्मगलिंग का मामला था और सोने का कारोबार था, अवैध कारोबार। इस अवैध धंधे में कुछ अनबन हुई और शायद इस वजह से जो अनवारुल अजीम है उनकी हत्या कर दी गई। बहुत बेरहमी से कसाई ने उनके कई टुकड़े कर दिए और ये ऐसी घटना है कि मैंने इस घटना से पहले इस तरह की घटना के बारे में किसी वीवीआईपी व्यक्ति के साथ ऐसा होगा ये सुना भी नहीं था। पहले तो कारण कुछ और बताया जा रहा था, लेकिन अब जो बात सामने आई है उसमें ये सब निकल के आ रहा है। ये कैसे हो गया, इसी को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है एनके सूद साहब। तो सूद साहब, सबसे पहले आप हमको ये बताएं कि ये जो हत्या हुई है, जी नमस्कार, ये जो हत्या हुई है इस सांसद की, ये मैंने तो ऐसा जो खौफनाक दृश्य, मतलब इस तरह की जो घटना मैंने नहीं देखी कि किसी कसाई को बुलवाया गया हो और उसके किसी के 10 टुकड़े करवा दिए गए। देखिए, जो अनवरुल अजीम है, साथ में इनका अनार भी, नाम इनके आगे अनार भी लगा हुआ है। ये बांग्लादेश के एमपी हैं, 3 बार एमपी रह चुके हैं और ये इंडिया में आए मई 12 को। हाँ। और एक अपने दोस्त गोपाल विश्वास के घर ठहरे हुए थे कलकत्ता के अंदर। हाँ। और मई 13 की सुबह को अपने घर से निकल गए, उनके घर से। इलाज कराने जा रहा हूँ, ट्रीटमेंट के लिए आए थे और ये मिले नहीं, कुछ दिन तक पता नहीं चला। तो 17 को गोपाल विश्वास ने पुलिस में कंप्लेंट दी कि इनका फ्रेंड मिसिंग है और पुलिस ने वहाँ पे सर्च करनी शुरू कर दी। लेकिन जब ये खबर बाहर निकली कि एक बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी का एमपी मिसिंग है, तो हड़कंप बच गई पॉलिटिकल सर्कल में भी और गवर्नमेंट के सर्कल में भी, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर। तो उम्मीद ये लगाई गई कि यहाँ पे शायद जेईएम, जमात-ए इस्लामी, जो बांग्लादेश में भी एक्टिव है और पाकिस्तान के अंदर भी एक्टिव है, उनके लोग हो सकते हैं। उन्होंने इनकी हत्या कर दी हो और इनके पीछे आईएसआई और यूएस की सीआईए का हाथ माना जा रहा था, क्योंकि दोनों की आपस में मिली भगत है। कोई अगर ऑपरेशन होता है उनका बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि दोनों के सिमिलर इंटरेस्ट है। जैसे जापान के अंदर जापान की इंटेलिजेंस और आईएसआई की मिली भगत है निज्जर के केस में, जैसे आपने देखा होगा। तो उससे पहले आईएसआई और सीआईए की मिली भगत थी इंडिया के खिलाफ, क्योंकि बहुत से कश्मीरी यूएस के अंदर बैठ करके इंडिया को टारगेट करते थे और यूएस कुछ नहीं कहता था, उनको सब कुछ पता था, सब कुछ बताते थे उनको। तो बड़ी चिंता हो गई यहाँ पे और लोग डिस्कस करने लगे क्या रीजन है। देखिए, जब यहाँ पे बांग्लादेश बना था और 1971 का वार हुआ था, तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको? यूएस को, क्योंकि यूएस पाकिस्तान के साथ खड़ा था और उसके बावजूद पाकिस्तान हार गया। ये डिफीट पाकिस्तान की नहीं थी, ये डिफीट थी यूएस की और बांग्लादेश ग्रेट, एक बांग्लादेश अलग से नेशन बन गई। तो तब से फिर उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर कर दिया गया। मर्डर के अंदर आईएसआई इन्वॉल्व थी, साथ में सीआईए को पूरी नॉलेज थी उस ऑपरेशन की, और वो किया गया था 15 अगस्त 1975 को, जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है। और इंडिया के इंटेलिजेंस के चीफ उस टाइम पे ऑफिस नहीं जाते, सिर्फ 2 दिन, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो यूएस बांग्लादेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको उनके फादर के नहीं हरवाया था के हिसाब से यूएस को। तो यूएस इसलिए बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे शेख हसीना, उसके खिलाफ है और इंडिया उनको समझाता रहा कि बांग्लादेश इंडिया का फ्रेंड है, बांग्लादेश आपका भी दोस्त है। लेकिन यूएस को शायद ये बात समझ नहीं आती। और तभी जब G20 की समिट हुई थी, तो इंडिया ने बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, शेख हसीना को स्पेशली इन्वाइट किया था एज ए स्पेशल गेस्ट, और उनको स्पेशली मीटिंग कराई थी जो बाइडेन के साथ, ताकि दोनों के रिलेशन इंप्रूव हो। लेकिन फिर भी शक था कि यूएस का हाथ हो सकता है। लेकिन उसके बाद कुछ तथ्य सामने आने शुरू हो गए। जब पुलिस ने सर्च करनी शुरू की, तो पुलिस को पता चला कि जो अनवारुल अजीम है उनका मर्डर कर दिया गया, और उसके चक्कर में एक बुचर नाम का आदमी, उसको कलकत्ता के सीआईडी ने अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद राज खुलने शुरू हुए। बाद में पता चला कि यहाँ पे आपस में एक और पंगा पड़ा हुआ है, एक लड़की भी इन्वॉल्व थी, हनी ट्रैप किया था इस आदमी को। और बात की जाती है कि 13 मई को ये घर में घुस गए थे, जहाँ पे इनको बुलाया गया हनी ट्रैप के चक्कर में। और वहाँ जब गए तो 15 मिनट के अंदर इनका कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने के साथ
ये जो बुचर था, इसको स्पेशली बॉम्बे से बुलाया गया था। कत्ल करने के बाद इनकी बॉडी को टुकड़े कर दिए गए और इनकी स्किन को झाड़ दिया, सारी स्किन को काट दिया, अलग कर दिया उससे, ताकि इनकी पहचान ना हो सके। और जो बॉडी के बड़े पार्ट थे, जैसे स्कल या बाकी बड़ी-बड़ी हड्डियां थी, उनको चॉपर से काटा गया और उसके बाद इनको छोटे-छोटे बैग्स, काले बैग्स में पैक किया गया और एक-एक करके इनको वहाँ से पाउडर मिला करके और बाकी चीज़ें केमिकल मिला करके वहाँ से बाहर भेज दिया गया और पूरे घर को वहाँ पे इन लोगों ने साफ किया, धोया डिटर्जेंट पाउडर से और साथ में बहुत सी और चीज़ें यूज़ की ताकि इसकी स्मेल भी बाहर आ जाए और ब्लड स्टेन्स रिमूव हो जाएँ। लेकिन साथ में जब ये सारा मर्डर कर दिया, 2 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो उसके बाद उन्होंने वहीं बैठ के खाना खाया और वहीं बैठ के इन्होंने ड्रिंक्स ली। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता चला कि इसके पीछे एक यूएस का सिटीजन है। यूएस का सिटीजन जिसका नाम है अख्तरुज़्ज़मान। हाँ। जी, वो यूएस का सिटीजन है और उसके साथ इन दोनों के आपस इसका बचपन का भी फ्रेंड था। लेकिन जब और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, वहाँ पे ड्रोन्स लगाए गए ढूँढने के लिए कोई पार्ट्स मिल जाए बॉडी के, लेकिन कुछ मिला नहीं। सिर्फ 600 ग्राम के पॉलीथीन मिले और कुछ वहाँ पे हैंड ग्लव्स मिले और बहुत सी स्मेल थी, जहाँ पे इनकी बॉडी के पार्ट्स को तोड़ काट के या ख़त्म करके फेंका गया था। तो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, साथ में बांग्लादेशी गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया गया, तो पता चला कि ये दोनों बचपन के दोस्त थे और इनके आपस में डिफरेंसेस हो गए थे। जब 2014 में अनवरुल अज़ीम पहली बार एमपी बने थे बांग्लादेश के अंदर और इनकी बाद में पता चला कि इन्वॉल्वमेंट है गोल्ड स्मगलिंग में। और जब ये एमपी बने तो इन्होंने अपने दोस्त जो यूएस के अंदर बैठे थे उससे कहा कि उनकी कीमत बढ़ा दे या उनकी जो शेयर है उसको इंक्रीज कर दे। उसने मना कर दिया। लेकिन कुछ देर के पता चला इनके फ्रेंड को कि जो सारा का सारा उनका गोल्ड का बिजनेस था, क्योंकि ये गोल्ड बार्स को बांग्लादेश से इंडिया के अंदर स्मगल करते थे, तो वो सारा का सारा बिजनेस उसने कंट्रोल कर लिया और 80 करोड़ का बिजनेस था। और उसके बाद उन दोनों के आपस में डिफरेंसेस हो गए और इसने एक टीम इकट्ठी की थ्रू फेसबुक और टेलीग्राम, और उसके साथ साथ इन्होंने टीम इकट्ठी कर करके वहाँ पे इनको मारने का प्लान बनाया। और जो बुचर था जिसने इनका कत्ल किया, वो इलीगली बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आया था, बॉम्बे के अंदर सेटल था। मुंबई से उसको कलकत्ता लाया गया और उसको 5 करोड़ दिए इनकी बॉडी को काटने के लिए और डिकम्पोज करने के लिए, और उसने ये काम बड़े सफाई से कर दिया। लेकिन जब ये काम पूरा हो गया तो इसका एक साथी तो भाग गया और कुछ और लोग थे वो भी भाग गए। लेकिन बाद में पता चला कि जो एक जब ये उस घर में एंटर किए तो इनको वहाँ पे एक एयरपोर्ट का पास मिला, बोर्डिंग पास मिला सेलेस्टी रहमान के नाम पे। तो तब इनको पता चला कि इसके अंदर कोई लड़की भी इन्वॉल्व है, कोई हनी ट्रैप करके इसको उस घर में लाया गया। फिर उसकी वीडियो देखी गई, लड़की का फेस तो नहीं दिखा लेकिन उसकी बॉडी दिखी और इसकी भी बॉडी दिखी जो ये एमपी था। और उसके बाद जिस आदमी ने इसका मर्डर करवाया था, जिसने 5 करोड़ रुपए दिए थे, यूएस का सिटीजन था, वो भाग गया नेपाल के अंदर बाई रोड और नेपाल से चला गया यूएई में और वहां से वो कुछ और कंट्री में जाने की तैयारी कर रहा है। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट इसमें कोशिश कर रही है कि इनके एक सर्च ऑपरेशन दिया जाए और इंटरनेशनल एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जाए उस आदमी को ढूंढने के लिए। तो ये जो एक मर्डर हुआ, बेरहमी से एक एमपी को मार दिया, बड़ा ही दर्दनाक चीज है। और लोग कहते हैं कि इसको देख करके आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से लोगों ने एक आदमी को मारा जो एमपी था। ठीक है, आपके कुछ डिफरेंसेस थे, आपके कुछ इश्यूज थे, लेकिन इस टाइप का मर्डर किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो अगर इस तरह का मर्डर करना, मारने को तो कोई गोली भी मार सकता है, लेकिन इस तरह से मर्डर करना और मतलब टुकड़ों को इधर उधर फेंक देना, बहा देना, मार देना, कुछ भी कर देना, तो इससे तो ऐसा लगता है कि पहली बार में तो ये लगता है कि अगर आपको किसी को रास्ते से हटाना हो, जैसे मैंने कहा आप किसी को गोली मार दी, मार दी गोली, लेकिन इस तरह से मार देने से ये इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? मतलब कोई राज बाकी न रह जाए। नहीं, मकसद ये था कि इनकी बॉडी ना मिले। देखिए, इन्होंने बॉडी को की स्किन को अलग कर दिया, हड्डियों से अलग कर दिया ताकि इनको कोई पहचाना मिले, ये ताकि पहचान भी ना आए। अगर गोली मार दी होती तो शायद कोई पहचान जाता कि इनका मर्डर किया, कि ये कौन आदमी है। ये इसलिए किया गया कि इनकी पहचान ना मिले। और जब गोल्ड स्मगलिंग का इश्यू सामने आया तो इसमें एक और बात हुई कि जिस आदमी के घर में ठहरे थे गोपाल विश्वास, जो इंडियन था कलकत्ता के अंदर, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है गोल्ड स्मगलिंग के अंदर, क्योंकि उसके गोल्ड का शॉप है, गोल्ड के उसके शोरूम्स है कलकत्ता के अंदर, तो उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, उससे पूछताछ की जाएगी।
लेकिन ये जो इशू था, इससे बड़ी घबराहट हो गई लोगों के बीच में कि किस तरीके से ये लोग, स्पेशली मुस्लिम और बुचर, कैसे लोगों का कत्ल कर सकते हैं, और जिसने कत्ल करना था उसने क्यों ऐसा कत्ल कराया। बहुत से तरीके थे मारने के, लेकिन पर्पस ये था कि इसकी बॉडी भी ना मिले और पता भी ना चले किसने मरवाया। लेकिन अब जब आदमी मर गया तो जो 3 लोग थे, एक लेडी और 2 दूसरे बांग्लादेशी, उनको बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। इंडिया के अंदर बुचर को अरेस्ट कर लिया गया और 4-5 और लोगों के नाम है जिनको अरेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, काम होगा और इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये इशू इस तरीके से सॉल्व ना आता, सामने ना आता, तो ऐसा लगता है कि ये स्पेशली जो काम किया गया ये आईएसआई के द्वारा किया गया और सीआईए को मिलके, सीआईए के साथ मिलकर किया गया और जेईएम को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। लेकिन सर एक बड़ी समस्या ये है कि इससे एक बात ये पता चलती है कि इतना खूंखार तरीके से इसको मारा गया और मतलब वो बेरहम आदमी जिसने इसका कत्ल किया, उसके कई टुकड़े कर दिए। ये लोग, ठीक वही बात आती है कि बांग्लादेश की ओर से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, अवैध रूप से लोग आकर बांग्लादेश के में भारत में रह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। इस टाइप के क्रिमिनल लोग भारत में आराम से रह रहे हैं और एक को मारने के लिए 5 करोड़ दे दिए गए। एक व्यक्ति, इतने बड़े आदमी को मारने के लिए 5 करोड़ रुपए दे दिए गए उसको। तो ये तो बड़ी चिंता की बात है, और वो भी सर वेस्ट बंगाल में। अच्छा, इसमें और कुछ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। देखिए, कुछ और पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है बांग्लादेश के। कहते हैं कि एक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है और साथ में 2 और लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इस केस के अंदर। लेकिन बात यह है कि जो बांग्लादेश से इलीगल लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं, एक प्रॉब्लम बनी हुई है इंडिया के लिए। और जैसे देखिए, पहले हमारा जो बॉर्डर था बांग्लादेश के साथ टोटल ओपन था। फिर जब 2015 के अंदर, जो 2014 मोदी आए, 2015 में विजिट किए बांग्लादेश के अंदर, तो बॉर्डर की फेंसिंग कर दी गई। और रिसेंटली फेंसिंग को, क्योंकि वहां देखा गया कि तब भी यहाँ पे स्मगलिंग हो रही थी, 20 लाख काऊ की स्मगलिंग होती थी बांग्लादेश के अंदर, तो इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, बीएसएफ को भी स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन जो लोकल पुलिस है वो कॉपरेट नहीं करती, क्योंकि वहां पे टीएमसी गवर्नमेंट है, तो पूरा काम कर नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि बॉर्डर को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया। यहाँ पे जो बीएसएफ की पोस्ट थी उनके नंबर बढ़ाए गए और जो बीएसएफ की पोस्ट थी उनको कंसोलिडेट किया गया। जैसे एक बीएसएफ की पोस्ट हो, वहां पे सीसीटीवी कैमरास, मोबाइल फोन, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरास लगाए गए और वहां पे इक्विपमेंट भी रखा गया और जो बीएसएफ के लोग थे उनके सोने का इंतजाम भी किया गया। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक और काम किया कि जो 200 किलोमीटर का बॉर्डर है, जहाँ पे सीसीटीवी, जहाँ पे लोग आसानी से जा नहीं सकते, वहां पे इन्होंने बीज लगानी शुरू कर दी। यानी कि मक्खियों के जत्थे इकट्ठे कर दिए, क्योंकि मक्खियों के छत्ते से एक तो यहाँ की फसल को फायदा होता है। अगर लोग वहां पे एंटर करेंगे तो मक्खी के छत्ते उन पे अटैक कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोका जाए। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जब गवर्नमेंट दोबारा में पावर में आएगी सेंटर के अंदर, और अगर ममता बनर्जी गवर्नमेंट को वहां से रिमूव किया जा सकता है, तो इस एरिया को, जो सबसे सेंसिटिव है इंडिया के लिए, जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा। जब तक ममता बनर्जी है तब तक ना तो बॉर्डर की प्रॉपर फेंसिंग हो सकती है ना बॉर्डर को प्रॉपरली मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि लोग को वहां से जब इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है इंडिया के अंदर, तो लोकल पुलिस कोऑपरेट नहीं करती और लोगों को क्रेन से बॉर्डर के उस पार से इस तरफ भेजा जाता है। पुलिस को पता होता है, लेकिन बीएसएफ की टीम तो सब जगह डिप्लॉय नहीं होती। तो ये एक बड़ी इशू है, बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। जबकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इस टाइम पे इंटरेस्टेड है कि इंडिया के साथ जितने भी इशूज है उसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन जो गवर्नमेंट बैठी है वेस्ट बंगाल के अंदर, उसकी नॉन कॉपरेशन की वजह से इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, ये एक तरह से, क्योंकि ये तो शेख हसीना वाजिद जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उन्हीं की पार्टी का सांसद था, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक झटका है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मारने वाला है, यानी इसका जो दोस्त है जिसने षड्यंत्र रचा, ये दोस्त अमेरिकन है। तो अमेरिका का एक तरह से फिर ये, मतलब इस पर संदेह की सुई तो उठ रही है ना, मतलब शक की सुई कि अमेरिकन था। देखिए, इनिशियली शक की सुई, पांडे साहब, इनिशियली जो शक की सुई थी ना, वो इसी तरफ गई थी। और एक टीवी चैनल के अंदर मुझे इनवाइट भी किया था प्रोग्राम के लिए, लेकिन जब सामने डिटेल्स आई तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। मतलब प्रोग्राम के टेलीकास्ट से आधे घंटे पहले प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड स्मगलिंग का इशू आ गया। अदरवाइज उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि ये बांग्लादेश जैसे अमेरिका के सीआईए का हाथ हो सकता है। और देखिए, इस अब हमारी गवर्नमेंट इस पर ट्राई करेगी इसको रिपेट्रिएट करने की। क्या रिपेट्रिएट कर पाएगी? क्योंकि यूएस का सिटीजन है। क्या यूएस उसको भेज देगा? क्योंकि यूएस तो बहुत पर्टिकुलर है कि उनके सिटीजन के बारे में, चाहे पन्नू हो चाहे कोई और हो, कि हम उनको भेजेंगे नहीं। तो यही इशू उठना था
कि पन्नू जैसा आदमी जो एक टेररिस्ट है पाकिस्तान के यूएस के अंदर बैठा है और यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है, और एक दूसरा पन्नू खड़ा हो जाता है जो जिसने इस एमपी का मर्डर किया है। लेकिन अब बात यह है कि क्या ये यूएस में पहुंचेगा, और क्या जब इसकी डिमांड की जाएगी इसको इंडिया या बांग्लादेश भेजा जाए तो क्या यूएस कोऑपरेट करेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि यूएस सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखता है, किसी और के इंटरेस्ट नहीं देखता। जो टेररिस्ट यूएस के अंदर बैठे हैं वो यूएस के लिए सेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान के लिए सेट्स हैं। तो जैसे पन्नू को सपोर्ट करते हैं, जैसे कनाडा निजर को सपोर्ट करता है। अब देखने की बात यह है कि क्या इस आदमी को इंडिया के अंदर रिपैट्रिएट किया जाएगा या बांग्लादेश के अंदर भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए। क्या यूएस की गवर्नमेंट इसमें कोऑपरेट करेगी? ये बहुत बड़े क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बाद में मिलेगा जब ये क्वेश्चन रेज किए जाएंगे यूएस के सामने। ठीक है, फिलहाल ये बात तो यही सामने आई है कि ये गोल्ड की स्मगलिंग का मामला था। दोनों इस काले धंधे में अपना हाथ बटा रहे थे, दोनों ही आपस में इसमें पार्टनर थे और अरबों रुपए इससे कमा रहे थे। और जब उसको उनके आपस में मतभेद हुए तो इस हद तक बढ़ गए कि मरवा दिया गया बांग्लादेश के सांसद को। तो सर ये तो स्मगलिंग का मामला भी ना अपने आप में बड़ा एक बहुत बड़ा वो है कि किस तरह से स्मगलिंग हो रही है, और भारत के इतने बड़े शहर में एक सेंटर बना हुआ है सोने की स्मगलिंग का। जी, ये केरला में भी होती है। देखिए केरला में होती है, वेस्ट बंगाल का चक्कर आ गया, उसका नाम आ गया। केरल में तो बहुत स्मगलिंग होती है गोल्ड की। दुबई से आता था, यहाँ गैंग बैठे हुए थे स्मगलिंग करने के लिए। एक डिप्लोमेट भी पकड़ा गया था यूएई का, जो केरला में बैठा हुआ था, वो भी इन्वॉल्व था इसके अंदर, क्योंकि उसके नाम पे सारी कंसाइनमेंट आती है। चलिए धीरे धीरे इस पूरे कांड की अब और भी जांच आगे बढ़ेगी तो पता लगेगा कि इसमें बांग्लादेश के कुछ और भी सांसद इसमें, जैसे कि आप बता रहे हैं, कुछ और लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फिर आगे क्या स्थिति बनती है उस पर फिर बात की जाएगी। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।